सीआरपीएफ परिवार को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आज रेजिंग डे है, स्थापना दिवस है और इसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि वो आज के समय से कदम से कदम मिला के कैसे चल रहे हैं। बदलती ज़रूरतों के हिसाब से फोर्स भी बदल रही है और नई टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं। बहुत से चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स। संजीव सर, आपने ओवर द इयर्स सीआरपीएफ के रोल को भी देखा है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं लगातार वक्त के साथ वक्त की चुनौतियों को स्वीकार किया है और भविष्य के लिए खुद को तैयार किया है। मुझे सौभाग्य मिला है कई अवसरों पर अनेक सुरक्षा बलों के स्थापना दिवस पर जाने का, उसमें भाग लेने का। तो मैंने देखा है कि हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, इसीलिए हम घरों में हर जगह सुरक्षित रहते हैं, चैन से सोते हैं। सीआरपीएफ को आज के स्थापना दिवस की बहुत बधाई। और सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर हमें बहुत खुशी है कि उसके आईजी ऑपरेशंस श्री ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा जी आईपीएस हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत ज्ञानेंद्र जी आपका। जय हिंद एवं नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, आपके बल को बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अभी हमने इस छोटी सी फिल्म में देखा, सन 1939 में वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ है। किस तरह का सफ़र था, ज़रा उसके कुछ माइलस्टोन्स हमें बताते चले आप सबसे पहले। वर्ष 1939 27 जुलाई आज ही के दिन ब्रिटिश राज के दौरान उनकी अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र इस बल की स्थापना हुई। तत्पश्चात वर्ष 1949 में इसका नया नाम दिया गया और इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तौर पे 28 दिसंबर 1949 में सूचीबद्ध किया गया, नोटिफाई किया गया। अगर हम सीआरपीएफ के अहम योगदानों की बात करें तो सर्वप्रथम हम जिक्र करना चाहेंगे जब आज़ादी के पश्चात तमाम प्रिशनरी स्टेट्स को भारतीय स्टेट में मिलाना था या भारत के राष्ट्र के तौर पे सभी को सूचीबद्ध करना था। उसमें सीआरपीएफ ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उसका नतीजा ये रहा कि आज एक जो हम भारत की एक मैप देखते हैं, उसमें सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान था। कालांतर में अगर हम देखेंगे तो चाहे वो 1962, चाहे वो 1965 या 1971 के जो युद्ध हुए, उसमें भी सीआरपीएफ के टुकड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसकी अगर हम शुरुआत करें तो 1959 में 21 अक्टूबर हॉट स्प्रिंग इलाका जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर हमारी टुकड़ी ने बहुत ही बहादुरी के साथ चाइनीज़ आर्मी का सामना किया और उस प्रक्रिया के दौरान हमारे 10 जवानों ने शहादत दी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारी आन और बान में किसी तरह की आँच ना आए। उसके पश्चात वर्ष 1965 में 9 अप्रैल 1965 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सरदार पोस्ट करके एक जगह है, ये कच्छ गुजरात में है, जहाँ पर हमारी सिर्फ दो कंपनी ने पूरी ब्रिगेड का बड़ी बहादुरी से सामना किया। पाकिस्तान की ब्रिगेड लगभग 3500 उसमें उनकी स्ट्रेंथ थी, उसको बड़े अच्छे से इन्होंने रोका और काबू किया। सीआरपीएफ के कितने जवान थे तब? उसमें सिर्फ 2 कंपनी, मतलब 200 लोग से भी कम लोग थे 3500 के मुकाबले। जी, और बखूबी उन्होंने मोर्चा संभाला और ये सुनिश्चित किया कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसमें किसी प्रकार की आँच ना आए। उसके बाद अगर हम देखेंगे 1965 के ही युद्ध के दौरान दोनों ही फ्रंटियर में सीआरपीएफ ने बड़ा अच्छा योगदान दिया और ये आर्मी के साथ मिल करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। तत्पश्चात 1971 में भी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों में ही सीआरपीएफ ने एक अहम रोल अदा किया ताकि हमारी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। अगर हम देखेंगे सीआरपीएफ का जो स्पेशल यूनिट का उद्भव हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा हमारा माइलस्टोन रहा है 1986, जिसमें कि विश्व की पहली महिला बटालियन का सृजन हुआ। ये श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है। ये तमगा सीआरपीएफ के नाम पे है कि विश्व की सबसे पहली महिला बटालियन 1986 में सीआरपीएफ में ही उसकी रचना हुई और आज की डेट में 6 महिला बटालियन हमारे पास हैं जो कि अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिल करके देश के विभिन्न भागों में सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर हो या किसी भी भाग में जहाँ भी सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है, वो कंधे से कंधा मिला करके सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कालांतर में जैसे जैसे चैलेंजेस आए,
एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया नक्सलवाद के तौर पे। तो नक्सलवाद के जी जो चैलेंजेस थे उनको सामना करने के लिए हमने एक तो अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया भारत सरकार के आदेश अनुसार, साथ ही साथ हमने एक स्पेशल यूनिट बनाई जिसका नाम है कोबरा। उसमें अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इसमें कोबरा यूनिट से बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नक्सलवाद को काबू करने में। और उस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि हमने काफ़ी शहादत दी है, बट साथ के साथ जो अचीवमेंट है आज सबके सामने है। अभी भारत सरकार ने भी भारत को नक्सल मुक्त भारत के तौर पे डिक्लेयर किया, उसमें कोबरा जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा एक हमारी और स्पेशल यूनिट रही जिसका सृजन हुआ 1992 में, जिसको हम रैपिड एक्शन फोर्स के नाम पे जानते हैं। तो देश में दंगा जैसी स्थिति का सामना करने के लिए इनका गठन किया गया और आज की डेट में 16 हमारी RAF यूनिट्स हैं जो देश के विभिन्न भागों में मौजूद हैं। और जब जब कोई दंगे जैसी स्थिति बनती है या कोई प्राकृतिक आपदा का कोई घटना होती है, अगर हम देखेंगे तो गुजरात के अर्थक्वेक में, उड़ीसा का सुपर साइक्लोन या 2004 की सुनामी की जो घटना थी, उसमें RAF ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाना, इवैक्यूएट करना, ये एक RAF का अहम रोल रहा है। इसके अलावा जैसे अगर हम अन्य कंट्रीब्यूशन या योगदान की बात करेंगे CRPF के, तो एक बहुत बड़ा हमारा बल लगता है वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में। इसमें माता वैष्णो देवी टेम्पल कटरा, इसके अलावा काशी विश्वनाथ जी टेम्पल बनारस, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ पर भी CRPF इनकी सिक्योरिटी मुहैया करती है। और इसके अलावा अगर हम और देश के विभिन्न भाग की बात करें तो हम थिएटर वाइज अगर चर्चा करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में CRPF ने वर्ष 1970 से लेकर के अभी तक बखूबी अपना योगदान दिया है ताकि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में किसी प्रकार की आंच ना आए। इन सभी बिंदुओं पे सर चर्चा करते चलेंगे। जैसे आपने बताया इतनी बड़ी यात्रा रही है, इतनी लंबा सफर तय किया है CRPF ने, तो जाहिर है एक पारंपरिक जो व्यवस्था है उसको मेंटेन तो किया ही है, बट आजकल हाईटेक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन समय के साथ उसने खुद को बदला भी। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए CRPF ने खुद को कैसे तैयार किया? ये जो नए चैलेंजेस आते हैं उनको बखूबी सामना करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स। उसमें हम UAV, जिनको हम आम भाषा में ड्रोन कहते हैं, उनको प्रिक्योर किया और उनके बारे में ट्रेनिंग ली और उसके साथ साथ उनको विभिन्न इलाकों में हमने इस्तेमाल किया है ऑपरेशंस के दौरान और एरिया डोमिनेशन के दौरान। इसके अलावा हमने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स उनको भी एक्वायर किया ताकि हमारी जो टुकड़ियों की मूवमेंट है उसमें किसी प्रकार की सेंध ना हो और जो टुकड़ियों का आना जाना है उसमें किसी प्रकार का आतंकी या नक्सल हमला ना हो। ये दो मेन अगर हम फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पे देखेंगे हमने एक्वायर किए हैं। इसके अलावा सूचना तंत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी हम बखूबी अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी फ्रंट में हम कहीं पीछे ना रहें। जो एडवर्सरी है, जो जिस प्रकार की चुनौती हमें देता है, उससे हम एक कदम आगे रहने की पूरी कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम किसी मामले में पीछे ना रहें। जी ज्ञानेंद्र जी, एक बात जहन में आती है जब आपने बताया कि वाइटल इंस्टॉलेशंस पर भी और VIP सिक्योरिटी में भी आप लोग तैनात हैं। जी, VIP सिक्योरिटी हमारा एक बहुत ही अहम योगदान है अभी के वक्तों में और करीबन 200 से अधिक VIP को हम सुरक्षा 24 घंटे 7 दिन वर्ष के 365 दिन मुहैया कराते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हमारे जो प्रोटेक्टी हैं उनके साथ घटित ना हो। जी, इसी में अब एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि हम ये देखते हैं आप ही के जैसा एक और बल है CISF, तो CISF भी यही करता है, वाइटल इंस्टॉलेशंस में तैनात है, VIP सिक्योरिटी भी देता है। तो आप दोनों मिलकर करते हैं या ये क्या फ़र्क क्या है, ज़रा हमें फ़र्क ये है कि जो CISF का गठन हुआ था वो मूलतः PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी सुरक्षा के लिए इसका सृजन किया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट्स हुए
या PSUs हुए, मेट्रो, उसमें CISF की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने जो अभी 4 मुख्य आपको स्थान बताए, और इसके अलावा बहुत से हम मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदयों के भी हम सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते हैं। ये इसका निर्णय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बट अगर मोटा अगर हम फ़र्क देखेंगे तो उनका है PSU पे फोकस, CISF का। हमारा इसके अलावा जो आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र जो ज़्यादा सेंसिटिव है उन पे हमारा। देश का सबसे पुराना पुलिस सशस्त्र बल अगर कहेंगे तो वो CRPF ही। नहीं, सबसे पुराना सशस्त्र बल है असम राइफल्स, लेकिन सबसे बड़ा बल है CRPF। हमारी करीबन 3.25 लाख की स्ट्रेंथ है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो CRPF सबसे बड़ा बल है। अच्छा। CRPF के जवान बहुत एडवर्स कंडीशंस में तैनात रहते हैं और सदैव सर्विस के लिए रेडी भी हैं। ऐसे में फिजिकली तो ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जैसे RAF है या कोबरा है, इन सब की मेंटली लोग स्ट्रांग रहें, सतर्क रहें, उसके लिए फोर्स क्या ट्रेनिंग देती है, कैसे उनको और तैयार रखती है? देखिए, जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके पश्चात हम इंश्योर करते हैं कि समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पर इनको हम रिफ्रेशर कोर्स कराएं। साथ ही साथ हर थिएटर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम नक्सल क्षेत्र में जाते हैं, या अगर हम पूर्वोत्तर जैसे कि मणिपुर में जाते हैं या कश्मीर जाते हैं, हर थिएटर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको अच्छे से काउंटर करने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हम प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कराते हैं सभी थिएटर्स में, जो कि कस्टमाइज ट्रेनिंग होती है। उन क्षेत्रों के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हम इन ट्रेनिंग्स का जो कोर्स है या सिलेबस है डिज़ाइन करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो सिचुएशनल अवेयरनेस से पूरी तरह से लैस है। उनको किसी प्रकार की कमी ना हो उस इलाके की सुरक्षा जानकारी के बारे में। और जैसा आपने बताया कि मेंटल हेल्थ और उसको लेकर के भी हम लोग समय समय पर काउंसलिंग सेशन भी करते हैं। प्लस हमारे सीनियर अधिकारी भी जाकर के उनसे बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि हमारे साथी पूरी तरह से मनोबल पे सर्वोच्च पॉइंट पे रहें। जी, ये तो एक पक्ष हुआ जो अभी प्रियदर्शनी ने आपसे पूछा, उनके मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और जो चुनौतियां उनका सामना करने की बात। एक और जो हमेशा सुरक्षा बलों के साथ एक और बात रहती है कि उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के लिए शिक्षा है, बहुत चीज़ें हैं, अलग अलग जगह उनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो अगर उनके वेलफेयर की बात करें तो ऐसे कौन से खास कदम हैं जो CRPF ने उठाए? हमारे CRPF में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है ग्रुप सेंटर। ग्रुप सेंटर का सृजन किया गया था इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि पीछे से जो हमारा परिवार है, हमारे साथी का परिवार है, उसको किसी प्रकार की चिंता का सामना ना करना पड़े। उनकी पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य की हम पूरी जिम्मेवारी लेते हुए इन समूह केंद्रों में हम हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, ताकि जो जवान हमारा कश्मीर में या सुदूर इलाकों में पोस्टेड है, पीछे से उसके परिवार के लिए बेस्ट पॉसिबल हम सुविधाएँ मुहैया कराते हैं। इसमें हम एक हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है जो CRPF कावा जिसके तौर पे जिसको हम जानते हैं वाइव्स एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन के तौर पे, वो एक इसमें अहम रोल प्ले करता है। जी, आपने इससे शुरू में बताया कि CRPF पहली महिला बटालियन भी यहीं से निकली, तो आज आप भारत की बेटियों को रेजिंग डे, स्थापना दिवस के मौके पे क्या कहना चाहते हैं कि CRPF कैसे उनको और सशस्त्र बनाती जा रही है? हमने चाहे वो कश्मीर का इलाका हो या मणिपुर हो या नक्सलवाद का इलाका हो, हर जगह इंश्योर किया है कि हमारी जो महिलाएं हैं, बहू बेटी बहन हैं, उनको हम एकदम सर्वोच्च इज़्ज़त और सम्मान के साथ उनको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और आज हम देखेंगे कि जो हमारी 6 महिला बटालियन हैं, उनमें सभी कर्मियों के परिवार का वेलफेयर हम लोग उस पर पूरी हम अपनी तवज्जो देते हैं। और हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं, सभी हमारे, चाहे वो हमारे बल के कर्मी हों या जो हमारे देश के नागरिक हैं, कि हम अपने जो ध्येय वाक्य हैं, सेवा एवं निष्ठा, उस पर कटिबद्ध हैं। और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि आपके जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की, उसको हम
अच्छे से निभाएं। जी ज्ञानेंद्र जी, जब हम भविष्य की बात करते हैं, क्या किस तरह के नए चैलेंजेस इस वक्त हैं जिसके लिए आपका ध्यान, यानी आपके बल का ध्यान पूरा का पूरा उस दिशा में है? नए चैलेंजेस के तौर पे अगर हम देखेंगे, इधर मणिपुर में पिछले 2-3 वर्षों में कुछ नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं और उनको बखूबी निभाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने फोर्सेस को और मजबूत करें, उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उसको और अच्छे से उनको मुहैया कराएं। साथ के साथ हम हमारा जो आसूचना विभाग है हमारा अपना, वो भी हम नज़र रखते हैं और कोई भी किसी प्रकार की डेवलपमेंट होती है उसको नज़र रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना डिप्लॉयमेंट प्लान करते हैं और कोशिश यही रहती है कि बखूबी हम अपनी ड्यूटीज़ को का निर्वहन करें। सीआरपीएफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएन में भी बाहर जाके भी बहुत से मिशंस का भाग बनता है, उसके बारे में हमें और विस्तार से अतीत में हम लाइबेरिया, हैती और कोसोवो जैसी जगहों में हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया है और आगे जैसे जैसे भारत सरकार हमें जिम्मेवारी देगी हम उसका बखूबी हम उसको निभाएंगे। हमारी तरफ से यही कोशिश रही है। जी। साथ ही आप पूछ रहे थे सर कुछ? नहीं, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि क्योंकि महिलाओं की बात, बेटियों की बात मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब आप उनको कोई ड्यूटी देते हैं या कोई मिशन का हिस्सा बनाते हैं तो क्या उसमें कोई बाउंड्री सेट होती हैं फॉर फीमेल स्टाफ टू बी पार्ट ऑफ दैट मिशन? देखिए, जो हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कुछ मानक तय किया गया है कि ड्यूटी आवर्स कितने रखे जाएंगे और किस प्रकार की सुविधा उनको दी जाएगी, उसको हम हमेशा दिमाग में रखते हैं। जैसे जब भी इनका मूवमेंट होता है महिला कार्मिकों का, उनको हम बसेस देते हैं जिसमें टॉयलेट फिटेड होती है ताकि किसी प्रकार के उनके मूवमेंट में दिक्कत ना आए और उनके प्राइवेसी और उनकी अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको भी हम लोग दिमाग में रखते हुए जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो प्रायोरिटी दी जाती है कि इनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जब एक सीआरपीएफ का कर्मी रिटायर हो जाता है उसके बाद भी क्या फोर्सेस उसका साथ हाथ थामे रखते हैं? जी, हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर ब्रांच जिसको हम बोलते हैं, उनका अहम रोल यही रहता है कि जितने भी हमारे पेंशन कर्मी हैं या जो शहीदों के परिवार हैं उनका हम बखूबी ध्यान रखें और आपके जानकारी के लिए जितने भी हमारे वीर बलिदानी रहे हैं उनके परिवार के किसी भी फंक्शन में हमारे लोग उसमें शिरकत करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे कि हमारे वीर बलिदानी की बहन की शादी के मौके पे हम लोग जाते हैं या उनके बच्चों के जन्मदिन के मौके पे हम लोग जाकर के केक काटते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कभी भी अपने आप को अकेला ना पाएं। उनकी जगह आप हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जी। एक और जो महत्वपूर्ण बात, जो आपका कोर मैंडेट है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट में, सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये तो आपकी तरफ से हो गया, ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। लोगों को यानी जनता को भी उतना ही जागरूक भी और उतना ही उसमें हिस्सेदारी उसकी भी बनती है। आपको क्या लगता है, अगर हम बल की दृष्टि से देखें, कि जनता को ऐसा क्या ज़रूर करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहे? देखिए, रूल ऑफ लॉ एक हमारी सभी की जिम्मेवारी है। रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करे, भारत के हर नागरिक की अहम जिम्मेवारी है। हम जो भी ड्यूटी निर्वहन करते हैं हमारा प्रयत्न रहा है और हमने इसको निभाया भी है कि जो कानून के दायरे हैं उसमें रह कर के ही हम लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। इसी तरह से जो हमारी आम जनता है, अगर उनको किसी प्रकार की समस्या है उसके निष्पादन के लिए एक मैकेनिज़्म बने हुए हैं, हर प्रकार के मैकेनिज़्म बने हुए हैं। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन चैनल्स का इस्तेमाल करें, ना कि किसी प्रकार का असामाजिक या उपद्रवी के तौर पे अपने आप को वो प्रेजेंट करें। जी, आज स्थापना दिवस के मौके पे बहुत से युवा आपको देख रहे हैं। बहुतों का सपना है कि खाकी वर्दी पहने, आगे जाके आप जैसे ऑफिसर बने। उस युवा को आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं सीआरपीएफ की ओर से? देखिए, मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, सीआरपीएफ के साथ साथ हमारे जो बाकी सीएपीएफ या पुलिस बल हैं
उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या जो बाहरी तत्वों के द्वारा चैलेंजेस हमें पोज किए जाते हैं, उसमें हमने अपना रोल निभाया है। और मैं चाहूँगा कि आप भी आकर के इस बल का हाथ मजबूत करें, वो इसको ज्वाइन करके, और समय समय पर हमारी वैकेंसीज़ नोटिफाई होती हैं, और जो सेंटर ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जो हम ड्यूटी करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या नक्सलवाद अफेक्टेड क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, वो उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। मैंने ख़ुद भी महसूस किया, और हमारे हर साथी का यही जज्बा रहता है कि जो देश की सुरक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़ कर के सीमा पर या सुदूर इलाकों में पोस्टेड है, वो एक सेंस ऑफ ऑनर और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि कृपया कानून का सम्मान करें और हमारा हाथ मजबूत करें। जी। अगर हम सर फ्यूचर की बात करें, या एक विजन जो सीआरपीएफ का है, फ्यूचर रोड मैप क्या है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएँ। देखिए, जो हमारी अहम ड्यूटी जो दी गई, जैसा मैंने पहले बताया कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा रहा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, वीआईपी सिक्योरिटी। ये इनमें जैसे नई टेक्नोलॉजी का इजाद होता है, तो जो हमारा एडवर्सरी है उसको वो कोशिश करता है उसको अपने जो उसकी मानसिकता है उसमें उसको यूज़ करके हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसको हम लोग काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, और आगे भी हम तैयार रहेंगे। ज्ञानेंद्र जी, आपने अपने जो कार्यक्षेत्र हैं बल्कि वो आपने रेखांकित किए, अंडरलाइन किए। आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, इन तमाम ड्यूटीज़ में, तमाम डिप्लॉयमेंट में सबसे मुश्किल आप लोगों को कौन सी जगह लगती है? वो कहाँ आपको लगता है कि ये काम ज़रा मुश्किल है, इसको ज़रा ध्यान से करना पड़ चाहिए? देखिए, हम लोग की ड्यूटी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग इलाके में होती है, लेकिन हमारी फोर्स की खूबी ये रही है कि हम बड़ा तेज़ी से अडेप्ट करते हैं। आप देखें, हमारे जो अफसर हैं और जवान हैं, उन्होंने देश के हर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में काम किया है। जी। तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये रही है कि हम चैलेंजेस को स्वीकारते हैं, अडेप्ट करते हैं और उसको काउंटर करते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हमारे लिए मुश्किल है। शुरुआती दौर में जाहिर सी बात है, कुछ जो इनिशियल हम बोलते हैं अडेप्टेशन के सिलसिले में कुछ दिक्कतें होती हैं, बट बहुत जल्दी हम उसको अडेप्ट करके बखूबी अपनी ड्यूटी का हम निर्वहन करते हैं। जी, क्या बात है। एक बार फिर सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, पूरे सीआरपीएफ परिवार को। और आप यहाँ आए, हर विषय में सीआरपीएफ के हर पहलू के बारे में हमको समझाया अच्छी तरीके से। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।